आज की इस वीडियो को पढ़ने के बाद बहुपद से संबंधित सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है और मैं आपको इन 4 टॉपिक को आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं और बिलीव मी आज के क्लास के करने के बाद आपको 1% का भी डाउट नहीं रहेगा और सारा का सारा जो टॉपिक है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के क्लास में हम पद पढ़ेंगे, उसके बाद बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे, उसके बाद बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद के घात हम पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का पद जिनको हम कहते हैं टर्म। जैसे मैं आपसे एक सवाल करूं कि जब आप लोग हिंदी पढ़ना शुरू किए थे, अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए थे, सबसे पहले आपने क्या सीखा था? तो आप लोग बताओगे सबसे पहले सर हमने अल्फाबेट सीखा था। हमारे जो टीचर थे सबसे पहले अल्फाबेट सिखाए थे, अल्फाबेट के बाद वर्ड सिखाए थे, वर्ड के बाद हमें सेंटेंस बनाना सिखाया था। ठीक उसी प्रकार ये जो पद है, पद गणित का एक अल्फाबेट है और इस अल्फाबेट में 2 प्रकार के चीजें आता है। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा वोवेल और कॉन्सोनेंट, इसी प्रकार एक जो पद होता है, पद में 2 तरह के टर्म यूज होता है जिनको पहले को कहते हैं हम लोग, एक को कहते हैं हम लोग चर और दूसरे को कहते हैं अचर। इन दोनों का यूज मैथमेटिक्स में यूज होता है, कंबाइन होके होता है, अलग अलग भी होता है, दोनों का कंबाइन भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग पद पढ़ लेते हैं। तो पद के बेसिकली 2 प्रकार है, एक को बोलेंगे हम वेरिएबल, दूसरे को कहा जाता है कांस्टेंट। ठीक, अब ये जो चर है, अब ये चर है क्या है? चर का मतलब किसे कहते हैं? चर का मतलब होता है कि जिस पद का मान बदलता हो, जिस पद का मान बदलता हो उसे चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो जिस पद का मान अगर बदलता हो उस पद को हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। जैसे x, y, z, s, t एटसेट्रा। मैथमेटिक्स में ये जो आपको मैं लेटर लिखा हूं इनको चर के फॉर्म में यूज करते हैं। आपको आपने शायद 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में ऐसे तो पढ़ा ही होगा, कहीं पर x का मान 2 आ जाता है, कभी इसी x का मान 3 भी आता है, कहीं पे x का मान 4 आता है, कहीं पे y का मान 5 आता है, कहीं पे y का मान 7 भी आता है। इसे क्या समझ में आ रहा है? ये जो x है वेरी कर रहा है ना, बदल रहा है ना, अलग अलग कंडीशन में इस x का मान अलग अलग आता है। इस वजह से इनको हम क्या मानते हैं? वेरिएबल मानते हैं। मतलब इनका मान बदलता है, इस वजह से इनको वेरिएबल मानते हैं। तो चर का मतलब क्या है? जिस पद का मान आसानी से बदल जाए उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। इसके विपरीत अगर मैं पूछूं अचर क्या है, तो इसका मतलब होता है जिस पद का मान नहीं बदलता हो, जिस पद का मान नहीं बदलता हो उसे अचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? अचर कहते हैं। अब इसका क्या उदाहरण होगा? जैसे मैं देख लूं, अचर किसे कहेंगे? जैसे 2, 1/2। क्या ये बदलता है? क्या ये बदलता है? नहीं बदलता है। -3, पाई, कोई भी नंबर आ जाए, √3, 10, कोई भी रियल नंबर हो, उनको हम क्या मानेंगे? अचर मानेंगे, क्योंकि ये बदलता नहीं है। क्या हम 2 को 3 लिख सकते हैं? क्या हम 2 को 4 लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं। जो 2 है 2 ही है। x को हम 2 भी लिख सकते हैं, x को 3 भी लिखते हैं, x को 4 भी लिख सकते हैं, x को अलग भी टर्म में हम यूज करते हैं। तो मतलब क्या है? ये जो नंबर है ये सब के सब कौन सा नंबर है? कांस्टेंट मान है। और कांस्टेंट मान उनको कहते हैं जो न बदले, जो चेंज न हो। चलो, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। आई होप अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगले पार्ट में बढ़े क्या? चर अचर आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि एक पद का निरूपण कैसे होता है। एक पद का निरूपण कैसे होता है? तो बाबू पद में आपको बता दे रहा हूं, पद को निरूपण करने के लिए हम
चर अचर दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक फॉर्मूला के तौर पर लिख रहा हूं, ए एक्स के पावर एन, ए एक्स के पावर एन के फॉर्म में पद को हम निरूपण करेंगे। अब इसमें जो बाबू याद रखना है, इसमें जो ये ए है, ए एक अचर होगा, ए एक अचर होगा जो किस फॉर्म में होगा, जिनको हम गुणांक भी कहेंगे। किसका गुणांक कहेंगे? उसी एक्स का या एक्स स्क्वायर जो भी आएगा एक्स के पावर एन का, ये गुणांक है जो अचर के फॉर्म में होगा। जो एक्स है, यहाँ एक्स भी रह सकता है, वाई भी रह सकता है, इनको हम चर कहते हैं, ठीक। और एन क्या है? एक कोई नंबर आ जाएगा। एन क्या है? एक कोई नंबर आएगा, ठीक, कोई भी नंबर आ जाएगा, ये इसका पावर है, ठीक। पावर किस फॉर्म में होगा? ठीक, कोई नंबर होगा, हमने मान लिया कोई नंबर होगा, कोई संख्या होगा, ये इसकी क्या है? घात है, ठीक। हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। वो ये क्या है? इसका घात है, ये चर है, ये इसका गुणांक है। ये पद का एक निरूपण है, ठीक। और जब पद लिखा जाता है, जैसे जब पद लिखा जाता है, जैसे मान लो यहां पे देखो, अरे यार, हाँ, अगर पद के पद के अगर मैं प्रकार देखूं तो कई सारे प्रकार हो सकता है। अब देखोगे यहाँ पे ये 2x है और यहाँ y है, बताओ इसमें कितना पद है? अब यहाँ पे देख रहे हो, पद को आप समझोगे जब दो, यहाँ पे ये दो अलग अलग पद है और इनके बीच क्या स्पेस, इनके बीच प्लस का स्पेस होता है। जैसे हमने कुछ भी लिखना है, जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो हमें कैसे पता चला? इसमें मैं आपसे पूछूं कितना शब्द है, इसमें कितना शब्द है? 4 शब्द है ना। आपने कैसे पता कि ये 4 शब्द है? क्योंकि बीच में स्पेस है, बीच में स्पेस है, स्पेस से शब्द जो था अलग अलग हो गया, ठीक बाबू, स्पेस से ये शब्द अलग अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार मैथ में जो पद होता है वो किससे अलग होता है? प्लस और माइनस। अगर दो पदों के बीच अगर प्लस माइनस हो ना, तो समझ जाना ये अलग हो गए हैं। तो ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो इसमें कितना पद है जी? 2 पद है। इसमें कितना पद है? इसमें 2 पद है। क्या इतनी बात समझ में आ? यहां पे देखोगे, अगर मैं लिखूं 3 + x + y, अब इसमें बताओगे कितना पद है? तो बीच में देख लो, अब ध्यान से देखो बाबू, बीच में x देख लो, यहाँ पे प्लस छुपा है, तो इनसे ये अलग हो गया। 1 पद, 2 पद और 3 पद। यहाँ पर कितना पद है? 3 पद है बाबू। कितना पद है? 3 पद। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 3xy, अब बताओ कितना पद है? बताओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, क्या इनके बीच प्लस माइनस है? क्या नहीं है। ये यहाँ पर एक ही पद है। कितना पद है? एक पद है। कितना पद है बाबू? यहाँ पर ये एक ही पद है। तो प्लस माइनस से ही पद अलग अलग होते हैं, प्लस माइनस से ही पद अलग होते हैं। एक और ले लेता हूं, 3x + y + g। अब बताओ यहाँ पर कितना पद है? 1 पद, 2 पद और 3 पद हो गए। कितना पद हो गए? 3 पद। अच्छा, एक और ले लो, 4x y g। अब यहाँ पे बताओगे कितना पद है? ये एक ही पद है। कितना पद है? ये यहाँ पर ये एक ही पद है, एक पद है। तो मुझे लग रहा है 1 पद, 2 पद, 3 पद में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं आने वाला है और आसानी से आपको समझ में आ भी गया होगा। तो नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, मैं हट जा रहा हूं, नोट्स बनाते जाना। तो अगले हम पॉइंट में बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो टॉपिक है उनको हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक, बीजीय व्यंजक को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक, हमें पता करना है कि कौन सा जो पद है उनको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। यहां से डायरेक्ट एक से 2 सवाल आता ही ऑब्जेक्टिव में और देखने को दे देता है कि बताइए निम्न में कौन से बीजीय व्यंजक है। जैसे मैं एक सवाल दूं, आप लोग बताओ, यहाँ ये 2 है, यहाँ पर ये 3x के पावर 1/2 है, एक √x है और यहाँ पर 4x के पावर 4 है।
आप लोग बताओ इनमें कौन कौन बीजीय व्यंजक है और कौन कौन इसमें बीजीय व्यंजक नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक और मैं नंबर दे रहा हूं, x के पावर रूट x रूट 2, 5 दे रहा हूं। आप लोग बताइए कौन कौन इनमें कौन कौन बीजीय व्यंजक है और कौन कौन बीजीय व्यंजक नहीं है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहां। चल अब ये पता करना है। तो अब यहां पे देखो, मैं बीजीय व्यंजक का परिभाषा लिख रहा हूं। परिभाषा पहले समझ लो, इसका परिभाषा क्या होता है देख लो। जिस पद के चर का घात, जिस पद के चर का घात एक परिमेय संख्या हो, क्या हो, एक परिमेय संख्या हो, से बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिस पद में चर का घात क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या। आपको एक चीज पे ध्यान देना है, इस बात पे ध्यान देना है, क्या होना चाहिए, घात एक परिमेय संख्या, घात पे ध्यान देना है। जैसे अगर इसको मैं एक फॉर्मूला के तौर पे एक मैं खुद से क्रिएट करूं, तो यहां पर बीजीय व्यंजक का क्या फॉर्मूला बन सकता है, एक तो अचर ही होगा, उसके बाद चर होगा और इसका ये घात होगा। तो यहां पे ध्यान देना है बाबू, ये जो घात है, ये घात क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। आपको यहीं पे ध्यान देना है, ये परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होता है, जिस नंबर को हम p/q के रूप में लिख सके, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे कोई नंबर हो, 2 हो, -2 हो, 0 हो, सब के सब परिमेय संख्या है। 6 हो, ठीक, 1/2 हो, 9/3 है, सब के सब परिमेय संख्या हो। 3.2 हो, हाँ, 4.222, ये भी एक परिमेय संख्या में आता है। ठीक, इसमें मुझे लग रहा है कि आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। डाउट आ रहा है क्या, नहीं आना चाहिए। इनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो आपको बीजीय व्यंजक में क्या ध्यान देना है, यहीं पे ध्यान देना है, ये जो पावर हो एक परिमेय संख्या होना चाहिए। जहां भी किसी भी पद में चर का घात यानी x का जो घात है अगर परिमेय संख्या दिख गया तो समझ जाना ये एक प्रकार के बीजीय व्यंजक है। नहीं दिखेगा, बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक, अब इन सवालों का जवाब आप शायद दे सकते हो। अब बताओ यहां पर x का घात कितना है, 1/2, क्या यह परिमेय संख्या है क्या, बताइए, आप लोग बताइए, है क्या, हाँ है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक है। क्या ये रूट है, रूट x है, क्या यह बीजीय व्यंजक है क्या, बोलो, सही से बताना, बोलो, बीजीय व्यंजक है क्या, बोलो। अब देखोगे तो यहां पर ये बीजीय व्यंजक होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये पावर हटाऊंगा तो x के पावर 1/2 आएगा। x के पावर क्या कितना आने वाला है, 1/2 आने वाला है। और 1/2 क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसलिए ये भी एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ 4 है, क्या 4 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है परिमेय संख्या, ये भी बीजीय व्यंजक है। लेकिन यहाँ पे जो पावर है तुम देख रहे हो रूट 2 है, क्या रूट 2 एक परिमेय संख्या है, नहीं, या एक अपरिमेय संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक नहीं है। तो इसमें जितना भी एग्जाम्पल दिखाया था यह बीजीय व्यंजक था, माफ करना, यह बीजीय व्यंजक नहीं था, बाकी सब के सब बीजीय व्यंजक था। अब यहाँ पे बाबू ध्यान से देखोगे, क्या 2 एक बीजीय व्यंजक है। अब क्या 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं और 2 गुणे 1 के जगह पर x के पावर 0 लिख सकते हैं क्या, जैसे आप सबको पता है x के पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 0 क्या एक परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल है। तो क्या यह बीजीय व्यंजक नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल होगा, यह भी एक प्रकार के बीजीय व्यंजक होगा। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताओगे, मैं आपको पर्सनली जरूर मैसेज करके इसका रिप्लाई करूंगा कि सर मुझे यहां दिक्कत आया है। ठीक, अगर कहीं भी दिक्कत हो आप लोग जरूर कमेंट बताना, और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप लोग बताना, क्योंकि मैं भी, हाँ
मुझे भी ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस ज्यादा है, ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस कम है, तो धीरे धीरे आदत बनेगा कैमरा में देखकर बातें करना, उतना ज्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, धीरे धीरे शायद कंफर्टेबल हो जाऊंगा। ठीक, ऑफलाइन से मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, बस कैमरा में कनेक्शन बनाकर थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है, वो भी हो जाएगा, धीरे धीरे आदमी यूज टू हो ही जाता है कोई भी चीज हो। चलो, मुझे लग रहा है कि अब आपको किसी प्रकार के बीजीय व्यंजक में दिक्कत नहीं आने वाला है। अब बताओ बहुपद के बारे में, बताओ तो बहुपद के बारे में, बहुपद क्या है? बहुपद को हमारा चैप्टर का ही नाम था बाबू, बहुपद हमारा चैप्टर का ही नाम था बहुपद, और मुझे लग रहा है आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा बहुपद को भी समझने में। ठीक, बहुपद क्या है ये हम बात करते हैं। इसके लिए मैं कहूंगा, इसके लिए परिभाषा पहले लिख लूं, जैसे जिस पद में चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, जिस पद में चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे हम बहुपद कहेंगे। बहु मजे वाली बात है, यहीं पे सारा कहानी यहीं पे है। क्या हो? इसका घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होता है बताओगे? पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या गिनती की संख्याओं में, ये जो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्याओं में जब हम शून्य को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होता है उन्हीं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत? पूर्ण संख्या को W से हम डिनोट करते हैं। तो अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है? आपको यहां ध्यान देना है चर का जो घात आना चाहिए एक पूर्ण संख्या आना चाहिए। जहां भी पूर्ण संख्या आपको दिख जाएगा तब मान लेना यह एक बहुपद है, नहीं दिखेगा तो उसे कहोगे ये बहुपद नहीं है। जैसे इसका भी मैं एक फॉर्मूला टाइप का बना दे रहा हूं आप लोगों को। बहुपद का क्या होगा? ax के पावर n। अच्छा, इसमें n क्या होगा? n के जगह पे मैं w लिख लूं, क्योंकि w का मतलब क्या होगा? होल नंबर। w का मतलब होगा होल नंबर। होल नंबर मतलब यही संख्या, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होगा? एक पूर्ण संख्या। ठीक भाई, बोलो, इसमें किसी को दिक्कत? मतलब हम W को क्या लिख सकते हैं? एक पूर्ण संख्या लिख सकते हैं। यानी पावर जो है, ये जो पावर है, यहां पर क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या आना चाहिए। इससे कोई मतलब है क्या? ये एक प्रकार की वास्तविक संख्या होगा, इससे हमें मतलब नहीं है। इसे रूट में आए, ये रूट में आए, 1 आए, 0.3 आए, कुछ भी आए, इस a से मतलब नहीं है। बस हमें x का जो घात है वहां पर देखना है। 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार का नंबर आना चाहिए। जहां भी इस प्रकार का नंबर आएगा उन्हें हम कहेंगे कि यह बहुपद है। जहां भी नहीं आएगा कहेंगे ये बहुपद नहीं है। बस ये ध्यान देना। कंफ्यूजन में बच्चे यहाँ पे रूट लगा देते हैं, यहाँ पे, इससे मतलब है क्या? इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ कुछ भी हो, बटा हो, रूट में आ जाए, जैसे भी आ जाए, इस बात पे निर्भर नहीं करता है। ये आपको समझकर चलना है। बोलो, कोई दिक्कत? क्या होता है? जिस पद में चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब क्या होगा? W। इनको हम W से दर्शाते हैं। W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक ये जाते जाएगा। देख, इसके लिए मैं एक सूत्र भी बता दिया। गज आ गया है, इसको हटा दे रहा हूं। अरे हट जा भाई, हट जा। चल आगे बढ़े। इसका भी कुछ एग्जाम्पल मैं ले लूं क्या? एग्जाम्पल मैं ले लूं, आप लोग बताओगे कौन कौन इसमें बहुपद है, कौन कौन नहीं है। चल मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे √2x, यहां पर x के पावर 1/2, यहां पे √x 3√x, यहां पर x के पावर 5 x के पावर 5, ये 5 पे है, यहां 6 x के पावर 9, यहां पे सिर्फ 10। ठीक, हमने सिर्फ 10 दे दिया। तो कुछ मैं एग्जाम्पल ले लिया। आपको बताना है कि या इनमें कौन कौन से बहुपद है। तो मैं क्या बोला हूं बाबू? ये पावर देखना है। पावर क्या देखना है? कि एक पूर्ण संख्या आना चाहिए। पूर्ण संख्या आएगा तो बहुपद होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो यहां पे क्या हमें इससे मतलब है क्या?
बिल्कुल, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या है, घात 1 है तो एक पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। क्या यहाँ पर घात 1/2 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ रूट x है, ये 3 है, x को रूट को हटाऊंगा तो 1/2। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है क्या? है क्या? 0 1 2 3 नहीं है ना, नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखो 5 है, 5 क्या यह पूर्ण संख्या है? बोलो यस और नो। नहीं है तो बहुपद नहीं है। 9 देखो, 9 को देखोगे, क्या यह पूर्ण संख्या है? माफ करना, यहाँ मैं फ्लो में गलती बोल दिया। पूर्ण संख्या है जी, हाँ है, इसलिए यह बहुपद है। 9 जो है, क्या यह पूर्ण संख्या है? हाँ है। क्या यहाँ पर ये गुणे 1 लिख सकते हैं? 10 गुणे 1, 1 के जगह पर x के पावर 0 लिख सकते हैं क्या? यस और नो बोलो, यस और नो। तो आप बोलोगे यस, तो ये भी बहुपद होगा, 0 क्योंकि पूर्ण संख्या है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अब इसमें बताओ कि कौन कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन कौन नहीं है, बताओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या बताया था, यानी बीजीय व्यंजक में बताया था कि x के घात क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो जो जो परिमेय संख्या होगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजीय व्यंजक है। हाँ, ये भी होगा। 1/2 परिमेय संख्या है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ये 1/2 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। 5 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और 9 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और यहां ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इस बात से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, बताओ। इस बात से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? मेरे को तो एक बात समझ में आया है, तुम्हें आया है ना आया हो, मेरे को एक चीज समझ में आ गया है कि यहां मैं लिखूंगा जो चीज समझ में आया है। मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि हर एक प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? प्रत्येक बीजीय जो व्यंजक है बहुपद हो सकता है क्या? जैसे मैं कहूं ये x के घात, ये रूट x है, मतलब x के घात 1/2, ये तो बीजीय व्यंजक है, लेकिन क्या यह बहुपद है क्या? नहीं है। तो प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है, लेकिन इसी को एक और लाइन में लिखाऊंगा, लेकिन किंतु प्रत्येक बीजीय, माफ करना, प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्या होगा? सकना का आता ही नहीं, होता है। ठीक, यहां भी सकना को हटा सकते हो, यहां लिख दो होता है, नहीं होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आया? जैसे इसमें सारा का सारा ये बहुपद था, क्या ये बीजीय व्यंजक था? हाँ, जो भी बहुपद होगा बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन सारा का सारा जो बीजीय व्यंजक होगा बहुपद नहीं होगा, वही होगा जो परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या आएगा, वही होगा। बोलो, यहां तक किसी का दिक्कत आया है? किसी को दिक्कत आया है तो मेरे से बताओ। मुझे नहीं लग रहा है किसी प्रकार का आपको दिक्कत आया होगा। आया है क्या? नहीं आया होगा। ठीक, तो अब यहीं तक मैं अपना क्लास और लेक्चर को फिनिश करता हूं। मैं लंबा वीडियो जानबूझकर नहीं बना रहा हूं, आपको उतनी आदत नहीं है मेरे से इतना लंबा पढ़ने की, तो धीरे धीरे मैं लंबा वीडियो भी बनाना स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही। इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो बताना, अगर समझ में आया हो और मजा भी आया हो तो वो भी बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। और आप बताना कि इसमें कौन सा वीडियो का पॉइंट था जो आपको सबसे अच्छा लगा, और कहां कहां मैं और इम्प्रूव कर सकता हूं वीडियो बनाने में। इसमें भी आप लोग अपना सजेस्ट राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आप लोगों को बहुपद के प्रकार पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको बहुपद का घात पढ़ाऊंगा। बहुपद के घात पढ़ाने के बाद रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सारे बहुपद के बारे में कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ प्रश्नावली भी कराऊंगा।
तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।